बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पैरामीटर एस्टिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनपुट मॉडलिंग के टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने स्टेप 1 को कवर किया था, जिसमें हमने डाटा कलेक्शन और फैमिलीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था। लाइक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो एग्जांपल एक डिस्क्रीट और कंटिन्यूसली परफॉर्म की थी यूजिंग द हिस्टोग्राम, जिसमें से एक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी और एक हमारी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी, जिसको हमने हाइपोथेसाइज किया था। लाइक हमने मफरूज़ा बनाया था, हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया था कि हमारा जो डाटा सेट है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो डिस्क्रीट के केस में हमारे पास वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उन डिस्ट्रीब्यूशंस के लाइक उन डाटा सेट को यूज़ करते हुए पैरामीटर की एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं उनके पैरामीटर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है हमने। तो लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि मीन एंड वेरिएंस। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर होता है, दैट इज़ द रेट, दैट इज़ लैम्डा। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। सो हमने इन पैरामीटर की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमने एस्टिमेट करना होता है। तो वो फंक्शन जो इन पैरामीटर की अननोन पॉपुलेशन की इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम एस्टिमेटर कहते हैं। इस एस्टिमेट करने के लिए पैरामीटर की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एंड सेकंड वन इज़ द मेथड ऑफ मोमेंट, जिसको हम मोम भी कहते हैं। तो मोस्टली जो मेथड यूज़ किया जाता है पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए, दैट इज़ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। बट मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या करता है बेसिकली, ये मैक्सिमाइज करता है फंक्शन की वैल्यू को, जिसके थ्रू हम एस्टिमेटर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। बट लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यूज़ कर रहा होता है एमएलई मेथड और कैलकुलस। बट द थिंग इज़ कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं तो उस सूरत में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है, लाइक उसकी जो एनालिटिकल या मैथमेटिकल जो सॉल्विंग है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो इन दैट केस हम मेथड ऑफ मूवमेंट जो है उसको यूज़ करते हैं, जो कि रिलेटिवली आसान मेथड है। बहरहाल इन मेथड्स की डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे होंगे, जनरली हम पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करूँगा। और पॉइंट एस्टिमेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो इस वीडियो में मेनली फोकस हमारा पैरामीटर की एस्टिमेशंस के ऊपर होगा। So it's a formal definition that a statistic is a function of observation, let's say x1, x2 up to xn, and not explicitly depend on any unknown parameter. Like मेरे पास पॉपुलेशन की मीन जो है इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और जो वेरिएंस है इसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन की मीन जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास एस्टिमेटर होता है, दैट इज़ द एक्स बार, और वेरिएंस के लिए हमारे पास होता है एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के एस्टिमेटर्स हैं, जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से हम पॉपुलेशन की मीन और वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो from the definition, a statistics like x bar and x square is a function of observations, जो observations आपने collect की होंगी, and not explicitly like clear है कि वो unknown parameters के ऊपर not explicitly depend on any unknown parameter. So x bar क्या है, ये mean value को represent कर रहा है of each observation। तो हमने यहाँ पे जितनी भी observations है उसको इन टर्म्स में लिख लिया, लाइक समीशन ऑफ आई टू 1 अप टू एन एच आई। तो एच आई जो है वो ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडेड बाय एन, तो ये मेरे पास मीन वैल्यू आ जाएगी और ये मेरे पास वेरिएंस का फार्मूला है। सो स्टैटिस्टिक्स आर द रैंडम वेरिएबल। तो ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली एच वन एच टू अप टू एच एन, actually these are the random variables, and if we take two different samples
we would expect to get two different values of statistics. Like अगर मेरे पास दो सैंपल्स हैं 8x1 और 8y1, इसी तरह से h2 y2 एंड सो ऑन, मेरे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम टू सैंपल x एंड y, तो मेरे दोनों सैंपल की स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू ऑफ मीन और वेरियंस जो है लाइक h बार और h स्क्वायर जो है वो डिफरेंट होगी डेफिनेटली. So the statistics is usually used to estimate the some unknown parameter from the underlying probability distributions of xi like observation. So हम जो एस्टिमेट करेंगे लाइक जो स्टेटिस्टिक्स है जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, इसकी मदद से हम अपने अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे लाइक उन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं. जैसे हमने प्रीवियसली हिस्टोग्राम के थ्रू एक हाइपोथेसिस डेवलप किया था कि जो मेरा डाटा वैल्यूज़ हैं वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे पास एक पैरामीटर होता है दैट इज़ द लैम्डा मीन अराइवल रेट, तो उसको हमने अब एस्टिमेट करना है. इसी तरह से लेट से अगर मेरे पास डाटा सेट जो है डाटा वैल्यूज़ जो है ऑब्जर्वेशंस की वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके मेरे पास दो पैरामीटर होते हैं दैट इज़ म्यू एंड द सिग्मा स्क्वायर. सो हम इन अननोन पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स वैल्यू. सो लेट्स से our observations like h1 h2 up to hn be IID random variable. like ये जो मेरी observations हैं वो random variables हैं और IID mean identical independent distributed है, and let जो मेरा estimator है that is TH, और ये मेरा एस्टिमेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है टी एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन h1 h2 h3 अप टू hn बी आर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस. तो मैंने यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिए जो एक पैरामीटर यूज़ किया है जो जिसकी मदद से मैं अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट करूँगा उसको मैंने यहाँ पे टी एस के साथ डोनेट किया. सो सपोज वी यूज़ द टी एस टू एस्टिमेट सम अननोन पैरामीटर लेट्स से थीटा, देन टी एच इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा. तो ये जो टी एच है ये मेरा पॉइंट एस्टिमेटर है जो कि उस थीटा को अननोन पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा उसकी वैल्यू को. लाइक एट्स बार मेरे पास पॉइंट एस्टिमेटर है फॉर पॉपुलेशन मीन दैट इज म्यू. जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल के साथ, एक्स बार इज यूजली अ पॉइंट एस्टिमेटर फॉर द मीन दैट इज म्यू that is equal to expected value of each observation SI, and h square is the point estimator for variance that is sigma square is equal to variance of each observation SI. So as an example suppose that जो random variable है मेरे पास x वो normally distributed है with unknown mean of mu, and the sample mean is the point estimator of unknown population mean that is mu, so that mu cap is equal to h bar. लाइक ये जो म्यू कैप है ये मेरा पॉइंट एस्टिमेटर है फॉर सैम्पल मीन. लाइक जो मेरा ये एच बार है उसकी मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हम पॉपुलेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हुए एस्टिमेट करेंगे. सो आफ्टर द सैम्पल हैज़ बीन सिलेक्टेड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एच बार इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू. सो लेट्स से कि ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज़ हैं और हमने यहाँ पे इसका मीन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया डेट इज़ 28.75. तो ये वैल्यू जो है मेरी पॉइंट एस्टिमेट कर रही है लाइक रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरे पॉपुलेशन की जो मीन वैल्यू है वो 28.75 होगी. तो विद द हेल्प ऑफ डाटा वैल्यूज़ हम जो एस्टिमेटर है उसकी मदद से पॉपुलेशन के मीन को फाइंड आउट कर रहे हैं लाइक अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट कर रहे हैं. सो इट वुड बी नाइस दैट द जो मेरा टी एच है जो कि मेरा पॉइंट एस्टिमेट है इसकी कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक द एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी इक्वल टू द पैरामीटर इज ट्राइंग टू एस्टिमेट. लाइक अगर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू एच बार जो है वो इक्वल होनी चाहिए म्यू के. लाइक जो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू द पैरामीटर इट्स ट्राइंग टू एस्टिमेट. ठीक है, लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच बार शुड बी इक्वल टू म्यू पॉपुलेशन मीन, एंड इट शुड हैव लो वेरियंस एज वेल.
तो ये मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं एस पॉइंट एस्टिमेटर की, कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक तो जिसको आपने एस्टिमेट करना है वो पैरामीटर के इक्वल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी वेरिएंस जो है वो टर्म से कम होनी चाहिए। सो इसी पॉइंट को अगर हम यूज़ करते हुए यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेटर टी एच हम कहें डेट इज अनबाइस्ड फॉर थीटा इफ ई टी एच इज इक्वल टू ज़ीरो। अनबाइस्ड का क्या मतलब है, अगर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू पैरामीटर की वैल्यू के बराबर है तो इट मीन्स कि मेरा वो जो एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरी डेटा वैल्यूज़ जो हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं एच वन टू एच एन आर आई आई डी डिस्ट्रीब्यूटेड एनीथिंग विद मीन ऑफ म्यू, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच बार इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एच बार है वो इक्वल है मेरी पॉपुलेशन की वैल्यू के, डेट इज द म्यू। सो इट मीन्स के टी एच लाइक जो मेरा ये इसे पैरामीटर होगा एस्टिमेटर होगा वो अनबाइस होगा अगर उसकी वैल्यू मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होगी। इन केस अगर उसमें कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो वो फिर बाइसनेस होगा। तो फर्दर आगे चल के हम इस टॉपिक को इस पॉइंट को फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आई एम सेइंग दैट टी एस जो कि मेरा पॉइंट एस्टिमेटर है इज अनबाइस्ड फॉर थीटा, लाइक ये मेरा पैरामीटर है पॉपुलेशन पैरामीटर, लेट्स से थीटा, if ET the expected value of point estimator is equal to the parameter। so यहाँ पे इसको अगर हम थ्योरम को एक्सप्लेन करें इन टर्म ऑफ एग्जांपल, सो दैट कि our each observation like h1 h2 to hn are IID distributed anything with mean value of mu, then we conclude that the expected value of h bar is equal to mu। सो एच बार जो है मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने मीन वैल्यू के लिए ईच ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया एन से और सबमिशन कर दिया, और देन इस टर्म को हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आई के साथ यूनाइट किया जो कि ईच ऑब्जर्वेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरे पास म्यू के बराबर होता है। सो वी कंक्लूड दैट एच बार इज ऑलवेज अनबाइस्ड फॉर म्यू, दैट्स व्हाई एच बार इज द सैंपल मीन। इसका प्रूफ है यहाँ पे कि हाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच बार जो है वो म्यू के बराबर है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच बार इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू अप टू एच एन डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो टर्म है ये एक्चुअली इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज समीशन ऑफ एच आई ओवर एन। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और वन ओवर एन को कांस्टेंट ले लेंगे भाई। So expected value of x1 plus expected value of x2 plus expected value of x3 up to expected value of xn। तो we know that the expected value जो मेरी ये mean value है ये मेरी population की value को represent कर रही है। लाइक अगर मेरे पास एक सैंपल है h1 h2 h3, इन सब की जो वैल्यूज़ है मेरी इस पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट सैंपल की। सो हर एक की वैल्यू जो है वो म्यू होगी। सो यहाँ पे म्यू आ जाएगा, वन ओवर एन एज इट इज रहेगा। तो जब हम इसको सम करें मीन दीज आर द एन म्यूज डिवाइडेड बाई एन, एन एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही दैट इज द म्यू। सो वी कंक्लूड दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच बार इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन दैट इज द म्यू। So here is a baby example, like in particular suppose that our each observation h1 h2 up to hn are IID exponentially distributed of lambda जो है इसका पैरामीटर है। So h bar is unbiased for mu, that is expected value of hi is equal to 1 over lambda, but be careful that 1 over h bar expected value of 1 over h bar is not equal to lambda, but 1 over expected value of h bar is equal to lambda. Make sure 1 over h bar is the bias for the lambda in the case of exponential case. So keep in mind expected value of 1 over h bar is not equal to lambda. 1 over expected value of, like अगर ये मेरी expected value of h i है इज इक्वल टू लैम्डा, इसको जब मैं इस तरफ
मूव करूँगा तो लेमडा जो होगा मेरा 1 ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आई को रिप्रेजेंट कर मीन एच बार। तो ये लैम्डा मेरा इस टर्म के बराबर है, बट इट डजेंट मीन लैम्डा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 ओवर एच बार, ऐसा नहीं है। सो 1 ओवर एच बार इज एक्चुअली द बाइज फॉर द लैम्डा इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम बात करते हैं सपोज दैट कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं अप टू एच एन आर आई आई डी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन एनीथिंग विद मीन एंड वेरियंस, then we conclude that the expected value of h square is equal to the variance of that population। तो यहाँ पे मेरे पास वेरियंस का फार्मूला है समीशन अप टू n टाइम्स एच आई माइनस एच बार स्केयर होल स्केयर डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और ये जो मेरी टर्म है वो वेरियंस ऑफ एच आई के बराबर है और ये सिग्मा स्केयर है। इसको डिटेल के साथ मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा इस प्रूफ को। So we conclude that h square is always unbiased estimator for sigma square. So that's why h square is called the sample variance. Again, it's a baby example. Suppose that our each observations are IID exponentially distributed, then h square is unbiased for variance that is equal to 1 over lambda square. So here's the proof. सबसे पहले हम एच स्केयर जो है यहाँ पे सिंपल अलजबरा को यूज़ करते हुए इस टर्म को लाइक जो मेरी ये टर्म है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया समीशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 एच आई माइनस एच बार होल स्केयर ओवर एन माइनस 1। इस स्केयर को ओपन करेंगे तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी एच आई स्केयर माइनस 2 एच बार एच आई प्लस एच बार स्केयर, लाइक ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और एन माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। देन हम जो सबमिशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हर एक वैल्यू के साथ। सो सबमिशन ऑफ एच आई स्केयर माइनस 2 एच बार एज इट इज़ रहेगा, और एच आई को अगेन सबमिशन से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास टर्म आ गई। और जब सबमिशन को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरे पास n जो है n की टर्म में आ जाती है वैल्यू। सो n टाइम एच बार और एच स्केयर। ओके, सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच बार जो है वो इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ एच आई ओवर एन के। सो डैट हमें यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी समीशन ऑफ एच आई स्केयर माइनस 2 एज इट इज़ आ गया, और जो एच बार है ये मेरे पास एच बार है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आई जो है ये मेरे पास टर्म है। तो यहाँ से जो इसका n है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये n एच बार हो जाएगा, n एच बार इस एच बार से मल्टीप्लाई होकर एच बार स्केयर हो जाएगा, प्लस n एच बार स्केयर एज इट इज़ रहेगा। और इसके बाद जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू समीशन ऑफ एच आई स्केयर माइनस n एच बार स्केयर, लाइक माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर n माइनस 1। इस टर्म को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेरिएंस के फार्मूले में जैसे यहाँ पे हमने किया। तो यहाँ पे 1 ओवर n जो है इसको हमने सब्ट्रैक्ट बाहर निकाल लिया और सब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ एच आई स्टेयर माइनस एन एच बार स्टेयर आ गया। ओके, देन अब हम एक्सपेक्टेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये मेरे पास हो जाएगा समीशन ऑफ expected value of h I square minus n expected value of h bar square. So we know that variance is equal to expected value of h square minus expected value of h whole square. So expected value of h square is equal to sigma square is actually representing the variance. So variance plus mu square. Expected value of h जब वो mu के बराबर है तो ये स्टेयर है तो ये म्यू स्टेयर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया समीशन ऑफ म्यू स्टेयर प्लस सिग्मा स्टेयर। Then we also know that the variance of h bar is equal to expected value of h bar square minus expected value of h bar whole square, and expected value of h bar square is equal to sigma square over n
प्लस म्यू स्टेयर, ये मेरे पास फार्मूला है इसका। तो अगेन इस फार्मूले के मुताबिक मैं इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। देन हम यहाँ पे सबमिशन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन म्यू स्टेयर प्लस एन सिग्मा स्टेयर हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर सबमिशन एन टर्म्स में आ जाएगा, माइनस एन म्यू स्टेयर आ गया और प्लस और माइनस, ये माइनस हो गया और सिग्मा स्टेयर रहेगा और ये एन एन से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन ओवर सिग्मा स्टेयर, ये एन माइनस वन इस एन माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाए तो मेरे पास टर्म आ जाएगी सिग्मा स्टेयर। सो वी कंक्लूड दैट एच स्टेयर इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर द सिग्मा स्टेयर। Okay, the next thing is the biasness and the variance. So the good estimator की जो properties हैं उसके अंदर एक तो biasness जो है वो low होनी चाहिए, like the difference between the estimator expected value and the true parameter value जो है वो जीरो होना चाहिए, इसको हम या ना होने के बराबर होना चाहिए, इसको हम लो बाइस कहते हैं। बाइसनेस मीन द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द ट्रू पैरामीटर वैल्यू बाइसनेस को रिप्रेजेंटेड है। और अगर ये डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, लाइक डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मीन वो जो एस्टिमेटर है वो आपका अनबाइस है। सो एस्टिमेटर जो है एक तो उसकी बाइसनेस लो होनी चाहिए एज वेल एज उसकी वेरियंस भी लो होनी चाहिए। So actually we need both of these two terms, low bias and the low variance, because अगर biasness low है लेकिन variance high है, मीन हमारे पास noisy estimator है, और अगर low variance है लेकिन biasness high है, then we are confident that of wrong answer. तो we actually need of these two terms like low biasness and the low variance. अब हम जैसा मैंने प्रीवियसली बताया कि हमारा एस्टिमेटर जो है एक तो वो बाइसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए, या तो वो बाइस होगा या तो वो अनबाइस होगा। अगर अनबाइस है सो इट्स अ गुड अनबाइस, बट सम टाइम हमें बाइस एस्टिमेटर भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। एक तो प्रॉपर्टीज थी कि उसकी बाइस है या अनबाइस है क्या। सेकंड, उसकी जो वेरिएंस है वो लोएस्ट होनी चाहिए। So minimum variance unbiased estimator क्या है? If we consider all the unbiased estimator, let's say theta, then the one with the smallest variance is called the minimum variance unbiased estimator. Let's say कि मेरी डेटा वैल्यूज थी, हमारे पास दो एस्टिमेटर हैं, that is estimator 1 and estimator of 2। ये मेरे पास दो एस्टिमेटर है मेरी 8 पॉपुलेशन सैम्पल पॉपुलेशन मीन के, डेट इज म्यू के। तो जिस एस्टिमेटर की वेरिएंस कम होगी वो मेरे पास मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा। सो सपोज दैट आवर ऑब्जर्वेशन इज अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n from a normal distribution with mean of mu and variance of sigma square, then the sample x bar is the minimum variance unbiased estimator for the mu. So we actually don't know whether the minimum variance unbiased estimator is, in case अगर हमें नहीं पता तो we can use the minimum variance principle to choose the among competing estimator. Like in case अगर आपको minimum variance unbiased estimator के बारे में नो हाउ नहीं है, आपको नहीं उसके बारे में इल्म, तो आप मिनिमम वेरिएंस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए अपने दो एस्टिमेटर के दरमियान में से बेस्ट एस्टिमेटर को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू एस्टिमेट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन that is actually normally not necessarily the normal population. So we have a random sample of n observations, that is at 2 x1 to xn, and we wish to compare the two possible estimator. तो इस पर्पज के लिए जो म्यू है इसके लिए मेरे पास दो एस्टिमेटर है, दैट इज एच बार द सैम्पल मीन एंड द सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सैम्पल, लेट्स से एच आई। सो नोट दैट एच बार एंड एच आई आर द अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू। तो ये मेरे दो एस्टिमेटर हैं इस म्यू के फॉर द सैम्पल मीन।
and we have variance of h bar is equal to sigma square of n over n, जो हमने previously अभी फार्मूले में भी देखा, and the variance of any observation is variance of h I is equal to sigma square. So because variance of h bar is less than variance of each single observation for sample size when n is greater than or equal to 2, we can conclude that the sample mean is better estimator of mu than single observation. लाइक यहाँ पे देखिए n के साथ यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो ये टर्म आपके पास स्मॉल हो रही वेरिएंस एज कम्पेयर टू दिस सिग्मा स्क्वायर. सो दैट्स वाई अब मेरे पास यहाँ पे दो एस्टिमेटर है, तो मुझे चूज करना है बेस्ट एस्टिमेटर जिसकी वेरिएंस कम हो रही. सो इन दैट केस यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन की कि जो मेरी अनबाइस एस्टिमेटर है एच बार एंड एस आई, एक सैम्पल मीन है और एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो सैम्पल मीन जो है मेरा बेटर एस्टिमेटर है एज कम्पेयर टू सिंगल ऑब्जर्वेशन. लाइक ये हर एक वैल्यू जो है H2 H3 H4 ये सब मेरी सैम्पल मीन से ही हमने कलेक्ट किया ना. सैम्पल जो पॉपुलेशन है उसमें से ही हमने सैम्पल लिया है. मल्टीपल सैम्पल यूनिवर्सिटी वैल्यूज आ रही है सिंगल, तो जो सैम्पल मीन है वो इन सब का आपने ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू ली हुई है. तो वी कंक्लूड दैट द सैम्पल मीन इज द बेटर एस्टिमेटर फॉर देन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन दैट इज एच आई. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है टर्म दैट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एन एस्टिमेटर. प्रीवियस हमने डिस्कस किया था मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एन एस्टिमेटर क्या है? द लेट्स से कि मेरे पास एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन से हमने डिफरेंट सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, H1 H2 H3 H बार H बार 1 H बार 2 H बार 3 H बार 4 एंड सो ऑन. तो इन सैंपल्स के दरमियान जो वेरिएशन है इसको हम मेजर करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं. सो द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर is its standard deviation is given by sigma is equal to square root of estimator. So if the standard error involves the unknown parameter, then we can estimate the substitution of these value into sigma estimator. Like ये मेरे पास point estimator है. सो हम क्या करेंगे इन केस अगर हम कहेंगे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है ईच ऑब्जर्वेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका स्टैंडर्ड एरर जो है एच बार, देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एच बार लाइक जो एच वैल्यूज़ हैं मीन वैल्यू वो कैसे हम निकालेंगे, दैट इज सिग्मा ऑफ एच बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन. तो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्मा है ये अननोन पैरामीटर है, तो हम अपने डेटा वैल्यूज की एक्स एस्टिमेशन जो वेरिएंस लाइक जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स इसको यूज करते हुए स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कर लेंगे. सो इफ सिग्मा इज नॉट नो लाइक जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो आपको नोन नहीं है, तो आप अपने डाटा के पैरामीटर जो पॉइंट एस्टिमेटर है आपका एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन करते हुए आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार जो है आपकी ईच ऑब्जर्वेशन वो आप निकाल लेंगे जो इनके दरमियान एग्जिस्ट आ रहा होगा. और स्टैंडर्ड एरर को हम एच ई के साथ भी डोनेट करते हैं और ये मेरा पॉइंट एस्टिमेटर है. तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर मेरे पास 10 मेजरमेंट्स हैं थर्मल कंडक्टिविटी की और इसकी हमने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर जो है उसको कैलकुलेट किया. सो एज वी डोंट नो द सिग्मा सो वी कैन यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन एज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर. So we conclude that the standard error is actually 0.2% of the mean. So the mean estimate is fairly precise. So we are confident like 95% confidence about जो हमारी पॉपुलेशन की मीन वैल्यू होगी वो 41.744 से 42.104 की होगी. तो प्रीवियसली हमने पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में बात की थी जो एक सिंगल वैल्यू हमारी पॉइंट एस्टिमेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी. इस केस में हमारे पास एक इंटरवल एस्टिमेशन है इसके अंदर हमारी पॉपुलेशन की मीन वैल्यू इस
रेंज के अंदर लाई करेगी। तो ये मेरे पास मीन वैल्यू है 41.924 और ये मेरे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है 0.0898 जो कि हमने यहाँ पे कंप्यूट की है यूजिंग दिस सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ओवर एन की मदद से। और ये जो 2 है ये मेरा हम 95% कॉन्फिडेंस है पॉपुलेशन, हमें पता है कि 95% ऑफ डाटा जो है वो 2 सिग्मा लेवल के अंदर लाइट आ रहा होता है। सो म्यू प्लस 2 सिग्मा। सो ये यहाँ से मेरे पास इसके इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी। ओके तो यहाँ पे अब हम एक और अनबाइज्ड एस्टिमेशन की एग्जांपल करते हैं और इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास जो मेरी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज़ आई डिस्ट्रीब्यूटेड। इट्स पैरामीटर वैल्यू जो है वो ज़ीरो और थीटा। लाइट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो और थीटा जो है इसके पैरामीटर हैं और थीटा जो है वो मेरे पास अननोन पैरामीटर है। एंड द पीडीएफ जो है मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ 1/थीटा। एंड वी नो डैट जो हमारी एक्स वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के और लेस देन है थीटा के। सो ये मेरे पास दो अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैं ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़। तो मेरे पास एक पैरामीटर है y1 एंड सेकंड पैरामीटर है y2। सो y1 इज इक्वल टू 2x बार एंड y2 इज इक्वल टू n+1/n टाइम्स द मैक्सिमम ऑफ xi मीन ईच ऑब्जर्वेशंस। तो ये मेरे पास दो अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स हैं, इसको हम आगे यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या ये हमारे इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के लिए हम कंप्यूट करते हैं इसकी मदद से। तो यहाँ पे अब हम इसको पहले तो प्रूव करते हैं कि ये किस तरह से अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। तो पहले हम सिंपल जो इजी एस्टिमेटर है इसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ y1 इज इक्वल टू 2x बार। सो we know that expected value of y1 is equal to 2 times expected value of x bar, mean is equal to 2 times of expected value of each observation is equal to theta. As we know that the mean value of uniform distribution is theta by 2. So substitute theta by 2 in this term and then this 2 is cancel out this 2. So the expected value of y1 जो mean value है वो equal है हमारे इस unknown parameter के, that is theta. So we conclude that y1 is the unbiased estimator. So the first one जैसा मैंने पहले बताया is the easy one and the expected value of y1 is equal to 2x bar. So using this proof value we conclude that y1 is unbiased estimator for theta. Okay, अब हम second estimator को use करते हैं, that is y2 and this one is equal to n+1/n times the maximum function of each observation SI. So from proof expected value of y2 is equal to n+1/n, then expected value of maximum of SI max i's of each observation SI is equal to theta if and only if expected value of maximum of SI is equal to n theta over n+1। अब ये जो m है सबसे पहले हमने इसको फाइंड आउट करना है, जो लार्ज नंबर है लाइक xi ईच ऑब्जर्वेशन जो है मैक्सिमम जो है इसको हम m के साथ डोनेट करेंगे और हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और वो हमारी अगर ये वैल्यू होगी n थीटा और n+1 then we definitely conclude or say that y2 is also unbiased estimator of the population parameter, that is theta. सो हेयर द प्रूफ। ओके तो अब हम यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम जो ईच ऑब्जर्वेशन है ऐसा ही इसको m के बराबर किया और हम CDF के फंक्शन को यूज़ करते हुए लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल लाइक लार्ज m इज लेस देन इज इक्वल टू y and that's equal to probability of x1 is less than is equal to y and x2 is less than is equal to y up to xn less than is equal to n, as each of these are the product. So we can write that probability of x1 less than is equal to y times probability of x2 less than is equal to y up to xn less than is equal to
Why? As we know that each observations are independent. So here is the product of each probability of observation up to n, that is probability of xi less than or equal to y. So, and then each xi's are actually identically distributed. So probability of x1 less than or equal to y raised to power n, and using the function 0 to y जो हमारे पास लिमिट है इंटीग्रल की, और ये मेरे पास फंक्शन है एफ एच वन ऑफ एफ एस डी एस ओवर एन। तो यहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन जो है 1/थीटा है, वो हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट किया, और जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y/थीटा रेज टू पावर n। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सो डैट कि हम पीडीएफ जो है वो एमटी यूज़ करते हुए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे y/थीटा रेज टू पावर n का। तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा, जो पीडीएफ बनेगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा मेरे पास m का, वो होगा n टाइम y रेज टू पावर n-1/थीटा n। सिंपल, आप इसकी डेरिवेटिव लिए, एंड दिस इम्प्लाइज दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ m, जो मीन वैल्यू होगी मेरी m की अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर 0 टू थीटा मेरी इन्फिनिट रेंज है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए मेरे पास y टाइम द फंक्शन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये मेरे पास इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी n थीटा ओवर n+1, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ m। So this finally showed that the y2 is equal to n+1/n times maximum of each observation is unbiased for theta. So both y1 and y2 are the unbiased estimator for theta. But which one is the better? इसको हम later on आगे चल के explain करूँगा मैं। अब हम यहाँ पे again उसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियसली हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की थी। सो फॉर इंस्टेंट नाउ लेट्स कंसीडर द वेरिएंस ऑफ दैट एस्टिमेटर। लेट्स से द ईच ऑब्जर्वेशन x1 अप टू xn आर IID यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद its parameter 0, theta, and we know that both y1 and y2 are the unbiased estimator for theta. So let's now find the variance of y1 and variance of y2. As we know that variance of y1 is equal to 4 times variance of x bar and 4 over n dot variance of xi is equal to theta square over 3n. सिंपल, हमने यहाँ पे वेरियंस जो है x बार क्या है, मीन ऑब्जर्वेशन वैल्यू, और यहाँ पे आ रही एच आई ओवर एन, और यहाँ पे वेरियंस ऑफ एच आई जो है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की हमें पता है दैट इज थीटा स्क्वायर ओवर 12, और 4 ओवर एन हमारे पास ये है। इसको जब हमने सोल्व किया तो मेरे पास वेरियंस की वैल्यू आ गई y1 के लिए थीटा स्क्वायर ओवर 3n। अब हम सेकंड जो मेरे पास एस्टिमेटर था y2, इसकी वेरियंस फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू है हमारे पास n+1/n होल स्क्वायर टाइम्स वेरियंस ऑफ m। तो वेरियंस ऑफ m के लिए यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस जो सेकंड मेरे पास टर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ m होल स्क्वायर जो वेरियंस है, तो यहाँ पे मेरे पास ये एस्टिमेटर आ गया, और ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ m स्क्वायर आ गया, और ये वाली टर्म मेरी एज इट इज़ नीचे आ गई। अब ये जो मेरी टर्म है ये थीटा स्क्वायर के बराबर है, जो कि हमने प्रीवियसली प्रूव किया है, तो ये मेरे पास थीटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे हमने इस m फंक्शन को यहाँ पे ऐड किया और इंटीग्रेट किया in term of 0 to theta dy के साथ. So after integration and rearranging the term, we conclude that theta square is like जो variance है y2 that is equal to theta square over n time n plus 2. So both y1 and y2 are unbiased, but y2 has much lower variance than y1. So यहाँ पे आप देखिए मेरे पास जो variance है y1 में वो n है,
और यहाँ पे मेरे पास n स्टेयर है। डेट्स वाई y2t वेरियंस जो है वो टर्म है, लोअर वेरियंस है एज कम्पेयर टू y1, और ये हमारी प्रॉपर्टीज थी कि हमारे एस्टिमेटर की वेरियंस लो होनी चाहिए। इट मीन्स y2 इज द बेटर एस्टिमेटर देन y1 ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। इसी टॉपिक को, इसी पॉइंट्स को आगे मूव करते हुए हम डिस्कस करते हैं मीन स्टेयर एरर। सो मीन स्टेयर एरर क्या है? मीन स्टेयर एरर ऑफ एन एस्टिमेटर, लेट्स से TH इज आवर estimator of population unknown parameter theta is equal to expected value of estimator minus theta over whole square। ये मेरे पास मीन स्टेयर एरर का फार्मूला है। And we know that the bias of estimator is equal to the expected value of estimator minus the population unknown parameter, that is theta। तो जो डिफरेंस है आपका लाइक पैरामीटर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर का पॉपुलेशन के पैरामीटर से, वो आपका बाइसनेस को रिप्रेजेंट करता है। सो इसका प्रूफ है हमारे पास इस मीन स्टेयर एरर जो है, इसको जब हम TH माइनस सिग्मा सॉरी थीटा होल स्टेयर है, यहाँ पे मेरी वो टर्म को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, इस होल स्टेयर को मैंने ओपन किया है। जब ओपन किया है तो मीन स्टेयर एरर हो जाएगा मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्टेयर माइनस 2 थीटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी प्लस थीटा स्टेयर। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्टेयर माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। अगर ये कैंसिल आउट भी हो तो ये अगेन मेरी वही टर्म बन जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो मेरी टर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्टेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होल स्टेयर इज एक्चुअली इक्वल टू द वेरियंस ऑफ टी, और ये जो मेरी टर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्टेयर प्लस थीटा स्टेयर माइनस 2 थीटा ई थीटा, ये मेरी वही टर्म बन रही है जो प्रीवियसली हमने स्लाइड पे लिखी, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा होल स्टेयर। सो दिस वन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द बाइसनेस। So mean stair error is equal to the variance of that estimator plus the biasness. Like you can say combine the biasness and variance of the estimator. So lower the mean stair error is better even if there is a little bias। अगर आप देखें अगर मेरा पैरामीटर अनबाइस है तो मेरी वेरियंस, अगर लेट्स से मेरे पास दो पैरामीटर है, लेट्स से थीटा 1 और थीटा 2, ये मेरा अनबाइस है और ये मेरा बाइस एस्टिमेटर है, तो बाइस एस्टिमेटर में यहाँ पे देखें स्केयर है, सो डैट आपकी ये जो वैल्यू होगी मीन स्केयर एरर की फॉर द बाइस एस्टिमेटर स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू अनबाइस एस्टिमेटर। सो डैट्स वाई अगर लिटिल बिट बाइस होगी भी एस्टिमेटर में तो वो एस्टिमेटर भी बेहतर एस्टिमेटर होगा एज कम्पेयर टू द अनबाइस एस्टिमेटर। क्यों? क्योंकि वेरियंस जो है उसके अंदर कम होगी। सो इसी टर्म को हम अगर फर्दर आगे यूज करें तो इसको हम कहते हैं द लोअर द मीन स्केयर एरर इज द बेटर। लाइक मेरे पास अगर एक एस्टिमेटर T1H है और एक एस्टिमेटर T2H है, एंड दीज टू एस्टिमेटर्स आर ऑफ population parameter unknown parameter that is theta, so we would usually prefer the one which has the lower mean square error, जैसे मैंने previously explain किया, even it happens to have the higher biasness। So relative efficiency क्या होती है? Relative efficiency is the ratio of mean square error of one estimator over mean square error of second estimator। So if this quantity is less than 1, then we conclude that the estimator 1 is superior than the estimator 2। So यहाँ पे मेरे पास दो एस्टिमेटर हैं थीटा 1 और थीटा 2, जिसमें से एक एस्टिमेटर मेरा बाइस है। सो द बाइस एस्टिमेटर हैज़ द स्मॉलर वेरियंस एंड देन द अनबाइस एस्टिमेटर। सो एक एस्टिमेटर मेरा बाइस है और एक एस्टिमेटर मेरा अनबाइस है। सो बाइस एस्टिमेटर कैन प्रेफर देन द अनबाइस एस्टिमेटर इवन इट हैज़ स्मॉलर मीन स्क्वेयर एरर, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। So, bias estimator are occasionally used in the linear regression, and that estimator whose mean square error is smaller than any of the other estimator is known as the optimal estimator। तो वो estimator
जिसका मीन स्क्वेयर एरर दूसरे एस्टिमेटर से कम होगा उसको हम ऑप्टिमल एस्टिमेटर कहते हैं। सो आई रिपीट कि हमारा जो एस्टिमेटर है उसकी प्रॉपर्टीज थी कि उसकी बाइसनेस या अनबाइसनेस, एक तो वो अनबाइस हो, इन सम केस हम बाइस एस्टिमेटर भी यूज़ करते हैं। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें वेरिएंस जो है वो कम होनी चाहिए। और जो थर्डली उसकी एफिशिएंसी है, रिलेटिव एफिशिएंसी जो है उसकी वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। रिलेटिव एफिशिएंसी जो है उसकी अगर वो 1 है, मतलब लेस देन 1 है, तो इट मीन्स कि जो आपका फर्स्ट एस्टिमेटर है वो सुपीरियर है देन द सेकंड एस्टिमेटर। तो इसी एग्जांपल को हम आगे अब यूज़ करते हैं फर्दर। प्रीवियसली हमने ड्राइव किया, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और हमारे पास दो एस्टिमेटर थे y1 एंड y2, that is 2x bar and n plus 1 over n meths of each observations, and we show that the both estimators are equal to the population parameter, that is theta. So both estimators are unbiased. And we also know that the variance of both estimator, that is theta square over 3 and theta square over n times n plus 2. So now according to mean square error of y1 is equal to theta square over 3n, and mean square error of theta 2 is theta square over n times n plus 2. So we conclude that y2 is better. How? We know that mean square error is equal to variance of h माइनस 22। ये हमने फार्मूला प्रीवियसली ड्राइव किया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मेरी बाइसनेस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये टर्म मेरी ज़ीरो है। तो जो वेरिएंस की वैल्यू है वही मेरी मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड वी नो डैट कि यहाँ पे एन स्क्वायर है और यहाँ पे एन है। सो वी कंक्लूड डैट कि ये टर्म जो हो रहा है इसकी वैल्यू स्मॉलर हो रही है एज कम्पेयर टू दिस वन, and that's why y2 is the better estimator than y1. Thank you.